हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं ये क्लास 10th का साइंस का बुक है 2026 जैक बोर्ड का। तो चलिए मैं आज आप लोगों को इसमें से बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें से लास्ट चैप्टर है हमारा पर्यावरण। ये बायो के अंदर ही आता है। चलिए मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करती हूँ। और हाँ प्यारे बच्चों, में जो सवालों को पूछूंगी उसका आप लोगों को जवाब देना है, और जिस पॉइंट में रिंग करूँगी उसका उत्तर आप लोग को देना है और उसे साथ साथ नोट करते रहना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं हमारा पर्यावरण अध्याय 13 क्लास 10th का बुक है। चलिए अब मैं इसके बारे में बताना शुरू करती हूँ। हम पर्यावरण शब्द से परिचित हैं। इस शब्द का प्रयोग टेलीविज़न पर, समाचार पत्रों में तथा हमारे आसपास के लोगों द्वारा प्रायः किया जाता है। हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि अब वह पर्यावरण वातावरण नहीं रहा जैसा कि पहले था। दूसरे कहते हैं हमें स्वस्थ पर्यावरण में काम करना चाहिए। पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा के लिए विकसित एवं विकासशील देशों के वैश्विक सम्मेलन भी नियमित रूप से होते रहते हैं। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न कारक पर्यावरण में किस प्रकार अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा हम पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजीव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। अतः एक पारितंत्र में सभी जीवों के जैव घटक तथा अजीव घटक होते हैं। जैव घटक तथा अजीव घटक, इन पॉइंट को आप लोगों को नोट करना है। भौतिक कारक जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज इत्यादि अजीव घटक होते हैं। अजीव घटक अर्थात जिसमें जान नहीं होता है उसे हम लोग अजैव कहते हैं, और जैव जिसमें जान होता है, जैसे कि पेड़ पौधे, मनुष्य, कीड़े मकोड़े, ये सब जैव में आ गए। और अजैव में जिसमें जान नहीं होता है, जैसे कि कुर्सी, टेबल, पंखा, कलम, किताब, कॉपी आदि। उदाहरण के लिए यदि आप बगीचे में जाएं तो आपको विभिन्न पौधे जैसे घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूर्यमुखी जैसे फूल वाले सजावटी पौधे तथा मेढक, कीट एवं पक्षी जैसे जंतु दिखाई देंगे। यह सभी सजीव परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा इनकी वृद्धि, जनन एवं अन्य क्रियाकलाप पारितंत्र के अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होती है। अतः यह बगीचा एक पारितंत्र है। वन, तालाब तथा झील पारितंत्र के अन्य प्रकार हैं। ये प्रकृति पारितंत्र है, जबकि बगीचा तथा खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र है। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जीवन निर्वाह के आधार जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक वर्गों में बांटा गया है। आइए स्मरण करने का प्रयास करें जो हमने समनिर्वाह पारितंत्र स्वयं बनाया था। कौन से जीव सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा किसको कहते हैं, चीनी को, एवं मंड का निर्माण कर सकते हैं। सभी हरे पौधों एवं नीलहरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है इसी वर्ग में आते हैं तथा उत्पादक कहलाते हैं।
चलिए अब आगे चलते हैं। सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। ये जीवों जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी एवं परजीवी में बांटा गया है। क्या इनमें से प्रत्येक प्रकार के वर्ग उदाहरण बता सकते हैं? ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जब आप जल जीवशाला को साफ करना छोड़ दें तथा कुछ मछलियाँ एवं पौधे इसमें मर भी गए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक जीव मरता है? जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। ये सूक्ष्मजीव अपमार्जक हैं क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जो मिट्टी भूमि में चले जाते हैं तथा पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। इनकी अनुपस्थिति में मृत जंतुओं एवं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या अपमार्जकों के न रहने पर भी मृदा की प्रकृति पुनः पूर्ति होती रहती है? आहार श्रृंखला एवं जाल। क्रियाकलाप 13.4 में हमने जीवों की एक श्रृंखला बनाई थी। क्रियाकलाप 13.4 कौन सा है? चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये क्रियाकलाप 13.4 के बारे में बता रहा है, जो आप लोगों को पेज नंबर 335 में मिल जाएगी। क्रियाकलाप 13.4 में हमने जीवों की एक श्रृंखला बनाई थी जो एक दूसरे का आहार करते हैं। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। सपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर है तथा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषमपोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर, छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर तथा बड़े मांसाहारी अथवा तृतीय उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं हमारे लिए ऊर्जा स्रोत का कार्य करता है तथा विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अतः पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अन्योन्य क्रिया में निकाय के एक घटक से दूसरे में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, सपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। यह ऊर्जा संसार के संपूर्ण जैव समुदाय की सभी क्रियाओं के संपादन में सहायक है। सपोषी से ऊर्जा विषमपोषी एवं अपघटकों तक जाती है। जैसे कि ऊर्जा के स्रोत नामक पिछले अध्याय में हमने जाना था कि जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा का अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास हो जाता है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह का विस्तृत अध्ययन किया गया तथा यह पाया गया कि एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं, ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन, विभिन्न जैव
कार्यों में वृद्धि एवं जनन में होता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। अतः हम कह सकते हैं प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है, क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की होती है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे पॉसी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। सामान्यतः निचले पॉसी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। अब चलिए आगे। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलताओं में काफ़ी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं, जिसे आहार जाल कहते हैं। ऊर्जा प्रवाह के चित्र से 2 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक अथवा एक ही दिशा में होता है। स्वकोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती तथा शाकाहारी को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वकोषी जीवों को उपलब्ध नहीं होती है। जैसे यह विभिन्न पॉसी स्तरों पर क्रमिक स्थानांतरित होती है, वह अपने से पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती है। दूसरी, प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण प्रत्येक पॉसी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर ह्रास होता है। ये देखिए बच्चों, ये है आहार श्रृंखला। इसमें पहले स्थान पर आता है शीर्ष मांसाहारी, उसके बाद मांसाहारी, उसके बाद शाकाहारी, उसके बाद उत्पादक, उसके बाद सूर्य का प्रकाश। ये है आहार श्रृंखला। इसमें यहाँ देखिए पेड़ पौधे होते हैं, इन पेड़ पौधों को जीव जंतु खाते हैं। ये जीव जंतुओं को, छोटे छोटे कीड़ों को ये बड़े बड़े जीव खाते हैं, फिर इनको ये सब खाते हैं, फिर इनको इनसे बड़े जीव खाते हैं और इनको शेर खा जाते हैं। इसमें सर्वप्रथम पर शेर होता है, जो कि लोमड़ी भेड़ बकरियों को खाता है और भेड़ बकरी हरे पेड़ पौधे को खाते हैं। आहार श्रृंखला का एक दूसरा आयाम यह भी है कि हमारी जानकारी के बिना ही कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि जल प्रदूषण किस प्रकार होता है। इसका एक कारण यह है कि विभिन्न फसलों को रोग एवं कीटकों से बचाने के लिए कीटनाशक एवं रसायनों का अत्यधिक प्रयोग करना है। ये रसायन बहकर मिट्टी में अथवा जल स्रोत में चले जाते हैं। मिट्टी से इन पदार्थों का पौधों द्वारा जल एवं खनिजों के साथ साथ अवशोषण हो जाता है तथा जलाशयों से यह जलीय पौधों एवं जंतुओं
में प्रवेश कर जाते हैं। यह केवल एक तरीका है जिससे वे आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ये पदार्थ अजैव निम्नीकृत है। यह प्रत्येक कोशीय स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ है। अतः हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं। इसे जैव अवर्धन कहते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। यही कारण है कि हमारे खाद्यान्न जैसे गेहूं तथा चावल, सब्जियां, फल तथा मांस में पिंडक रसायन के अपशिष्ट विभिन्न मात्रा में उपस्थित होते हैं। उन्हें पानी से धोकर अथवा अन्य प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता। ये देखिए, यहाँ कुछ क्रियाकलाप बताए हैं। ये इसमें प्रश्न पूछा गया है, कोशीय स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न कोशीय स्तर बनाइए। दूसरा प्रश्न है, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? हम सब पर्यावरण का समेकित भाग हैं। पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं तथा हमारे क्रियाकलाप गतिविधियाँ हमारे चारों ओर के पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इस भाग में हम पर्यावरण संबंधी 2 समस्याओं के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। वे हैं ओजोन परत का अपक्षय तथा अपशिष्ट निपटाना। अब देखिए, यहाँ है ओजोन परत तथा यह किस प्रकार अपक्षयित होती है। ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं, जबकि सामान्य ऑक्सीजन, जिसके विषय में हम प्रायः चर्चा करते हैं, के अणु में 2 परमाणु होते हैं। यानी ओजोन के अणु में 2 परमाणु होते हैं। जहाँ ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायविक जीवों के लिए आवश्यक है, वहीं ओजोन एक घातक विष है। परंतु वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक प्रकार्य संपादित करती है। यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यह पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है। उदाहरणतः यह गैस मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करता है। ओजोन का परत जो होता है, ये मानव में त्वचा कैंसर उत्पन्न करता है। ओजोन गैस एक प्रकार का हानिकारक गैस होता है। वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2 अणुओं से ओजोन बनती है। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं O2 को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन वो परमाणु बनाते हैं। ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं, जैसा कि समीकरण में दर्शाया गया है। ये हो गया ऑक्सीजन, इसमें पराबैंगनी किरण का प्रभाव पड़ा, O2 को विस्तार के रूप में बताया, वो प्लस वो। फिर यहाँ O प्लस ऑक्सीजन मिलके O3 बनाया, और O3 किसका सूत्र होता है? ओजोन का। अब चलिए आगे। 1980 में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी। क्लोरोफ्लोरो कार्बन CFCs जैसे मानव संश्लेषित रसायनों को इसका मुख्य कारक माना गया है। इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर, शीतलन एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है।
1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। अब यह अनिवार्य है कि दुनिया भर की सभी विनिर्माण कंपनियां CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाएं। अब ये कुछ क्रियाकलाप हैं। उसके बाद आगे है कचरा प्रबंधन। अपनी दैनिक गतिविधियों में हम बहुत से ऐसे पदार्थ उत्पादित करते हैं जिन्हें फेंकना पड़ता है। इनमें से अपशिष्ट पदार्थ क्या है? जब हम उन्हें फेंक देते हैं तो उनका क्या होता है? आइए इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। हमने जीव प्रक्रम वाले अध्याय में पढ़ा है कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन विभिन्न एंजाइमों द्वारा किया जाता है। हमारे भोजन का पाचन एंजाइमों द्वारा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही एंजाइम भोजन के सभी पदार्थों का पाचन क्यों नहीं करता? एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं। किसी विशेष प्रकार के पदार्थ के पाचन अपघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसलिए कोयला खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती। इसी कारण बहुत से मानव निर्मित पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु अथवा दूसरे मृत जीवियों द्वारा नहीं हो सकता। इन पदार्थों पर भौतिक प्रक्रम जैसे कि ऊष्मा तथा दाब का प्रभाव होता है, परंतु सामान्य अवस्था में लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। आपके द्वारा दबाए गए पदार्थों में से कितने जैव निम्नीकरण थे? वे पदार्थ जो इस प्रक्रम में अपघटित नहीं होते अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। यह पदार्थ सामान्यतः अक्रिय है तथा लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं अथवा पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। किसी भी नगर एवं कस्बे में जाने पर चारों ओर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। किसी पर्यटन स्थल पर जाइए, हमें विश्वास है कि वहाँ पर बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की खाली थैलियाँ इधर उधर फैली हुई दिख जाएगी। थैंक यू प्यारे बच्चों। अब इससे मैं आप लोगों को दूसरे क्लास में पढ़ाऊँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। थैंक यू।